हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। ये बेसिकली एक अमेरिका में गेम शो आता था, लेट्स मेक अ डील, तो उस पर बेस्ड है और इसका नाम जो उस गेम के होस्ट है मॉन्टी हॉल, उस पर पड़ा है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप एक उसी गेम शो पे लेट्स मेक अ डील पे से कंटेस्टेंट हो और आपके सामने तीन दरवाजे, तीन क्लोज डोर्स हैं। उन दरवाजों में से दो दरवाजों के पीछे गोट्स हैं और एक के पीछे कार है। एंड एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हम कार जीतना चाह रहे हैं। तो होस्ट मॉन्टी हॉल आपसे क्या कहता है कि जो सामने आपके तीन दरवाजे हैं, आप उनमें से कोई एक दरवाजा चूज करो। ठीक, तो सबसे पहले आपसे वो बोलेगा कि भाई आप कोई भी एक दरवाजा चूज करो। तो से आपने डोर नंबर 1 चूज किया। फिर अब होस्ट को पता है कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। उसको प्रिसाइजली पता है कि किस दरवाजे के पीछे कार है और किन दो दरवाजों के पीछे गोट्स हैं। तो होस्ट क्या करता है, से आपने डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया, तो वो डोर नंबर 2 या डोर नंबर 3 में एक डोर आपको खोल के दिखाता है और ऑब्वियसली उसमें वो आपको दिखाता है कि एक गोट है। तो उससे उसने डोर नंबर आपने डोर नंबर 1 चूज किया, तो उसने आपको डोर नंबर 2 ओपन करके दिखाया कि भैया देखो इसमें तो गोट है। अब होस्ट आपसे पूछेगा कि क्या आप अपनी ओरिजिनल डोर नंबर 1 पे ही रहना चाहोगे कार जीतने के लिए, या फिर आप डोर नंबर 3 पे जाना चाहोगे। ठीक, तो हमें एज ए मैथमेटिशियन ये सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या अगर हम डोर नंबर 1 पे ही रहें तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या फिर हम डोर नंबर 3 पे स्विच कर लें तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या फिर हम चाहे डोर नंबर 1 सेलेक्ट करें, हम चाहे डोर नंबर 3 सेलेक्ट करें, एक में भाई कार है, एक में गोट है, तो हमारे जीतने के चांसेस 50% है। अब सोचो आपको इस गेम शो को लगातार 100 बार खेलने का मौका मिले, है ना, से आपको बोला गया कि आपको 100 टाइम्स यही गेम खेलना है। तो हमारी क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो हम हर बार फॉलो करें, जिससे हम मैक्सिमम टाइम कार जीत सकें। तो एक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि हमने जो ओरिजिनल डोर सेलेक्ट किया था हम उसी पर बने रहें। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि हम अपना जो ओरिजिनल चॉइस था उसको स्विच कर लें, किसे हमने ओरिजिनली डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया था तो हम डोर नंबर 3 पे चले जाएं, अगर होस्ट ने हमें बता दिया कि डोर नंबर 2 में गोट है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि हम रैंडमली डोर नंबर 1 या 3 में कोई भी सिलेक्ट कर लें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी दोनों जगह जीतने की 50% है। तो जब पहली बार, हो सकता है कई लोग जब एक प्रॉब्लम पहली बार सुनते हैं तो उनको लगता है कि भाई बात सही है, अब मेरे सामने दो दरवाजे बंद हैं, एक के पीछे गोट है एक के पीछे कार है, तो दोनों के होने के चांसेस, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर डोर में कार होने के चांसेस 50% है। तो मैं क्यों ही अपनी चॉइस चेंज करूं, मैं डोर नंबर 1 जो मैंने ओरिजिनली सेलेक्ट किया था वहीं पर मैं बना रहूंगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझेंगे, प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में चॉइस स्विच करने से ज्यादा फायदा है। तो अगर आप ये 100 बार गेम खेलते हो और आप हर बार ये स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो कि मैं अपनी ओरिजिनल चॉइस को स्विच कर लूंगा, तो आप ज्यादा बार कार जीतोगे। देखो एक बार में तो कुछ भी हो सकता है, एक बार खेलने तो कुछ नहीं हम बता सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैसे भी ओवर अ लार्ज सैंपल जो है उसकी जो मैथमेटिक्स है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। जैसे एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आने के चांसेस 50-50% है। ठीक, लेकिन अब एक बार जब आप कॉइन टॉस करें तो कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल। तो ये 50% बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि अगर से हम लोग 1 लाख टाइम्स टॉस करते हैं तो जो हेड और टेल का काउंट होगा वो 50,000 के आसपास ही होगा, मतलब 50,000 के आसपास हेड्स आएंगे और 50,000 के आसपास टेल्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये बताना चाहती है। तो हम वही सोच रहे हैं कि हम 100 बार अगर ये गेम खेल रहे हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखो प्रॉब्लम को समझते हैं यहाँ पर। तो ओरिजिनली आपके पास डोर नंबर 1, 2 और 3 थे और आपने डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया था और आपने इन दोनों डोर्स से कोई मतलब नहीं रखा था। तो अब मेरे सवाल का जवाब देना कि इनिशियली यहां पर कार होने के चांसेस कितने थे, यहां पर इस रीजन में, इस डब्बे में, रेड वाले डब्बे में कार होने के चांसेस कितने थे? 1/3। क्योंकि जब तक होस्ट ने दरवाजा नहीं खोला है तो यहां पर भी कार होने के चांसेस 1/3। डोर नंबर 1 के पीछे, डोर नंबर 2 के पीछे भी कार होने के चांसेस 1/3 और डोर नंबर 3 के पीछे भी कार होने के चांसेस 1/3। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों डोर्स को कंबाइन करूं
तो इन दोनों को मिला के यहां पर मतलब कि डोर 2 और 3 को मिला के कार होने के चांसेस कितने हैं? 2/3 है। तो ओरिजिनली हमने जो डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया है वहां पर कार होने के चांसेस 1/3 हैं, और डोर और 3 में ओवरऑल कार होने के चांसेस कितने हैं? 2/3 है। अब लेकिन होस्ट ने क्या किया? होस्ट ने ये वाला डोर जो है, डोर नंबर 2 ओपन कर दिया, और यहां पे हमें पता चला कि भाई यहां तो गोट है, तो यानी कि डोर नंबर 2 में तो कार नहीं है। तो अब वो जो पूरी प्रोबेबिलिटी है 2/3 की, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी डोर नंबर 3 पे, क्योंकि देखो इस बड़े से रीजन में, यानी कि डोर नंबर 2 और डोर नंबर 3 वाले रीजन में कार होने के चांसेस 2/3 थे। अब उसमें हमें पता चल गया कि भाई डोर नंबर 2 में तो कार नहीं है, तो वो पूरी 2/3 प्रोबेबिलिटी किसको मिल जाएगी? वो डोर नंबर 3 को मिल जाएगी। तो अगर हम स्विच करते हैं, है ना, अगर हम स्विच करते हैं तो हमारे कार जीतने के चांसेस 2/3 हैं, और अगर हम स्विच नहीं करते हैं तो हमारे कार जीतने के चांसेस क्या हैं? 1/3 हैं। तो यानी कि अगर हम स्विच करेंगे तो हम मान के चल रहे हैं कि हम अगर 100 बार गेम खेलते हैं तो 66 के अराउंड हमें उम्मीद है कि हम 66 टाइम्स कार जीतेंगे। ठीक। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो कि 3 डोर्स की जगह, अब इससे समझना, 3 डोर्स की जगह 100 डोर्स हैं, और 100 डोर्स में, है ना, कि मतलब इससे, इस एग्जांपल से आपको और हो सकता है अच्छे से क्लियर हो कि स्विच करने से क्यों फायदा है। तो वो 100 डोर्स में मान लो एक के पीछे कार है, ठीक, और 99 के पीछे गोट्स हैं, ठीक। अब मान लो आपने इनिशियली डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया, ठीक, आपने डोर नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया, आपने बोला कि हाँ भाई हम डोर नंबर 1 सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब होस्ट ने क्या किया कि से डोर 97 को छोड़ के, या कोई भी अगर रैंडम नंबर बोल दो, डोर 97 के अलावा उसने सारे 98 डोर्स ओपन कर दिए। मतलब एक जो आपने सेलेक्ट किया था वो नहीं ओपन किया, और एक डोर नंबर 97 वो नहीं ओपन किया, और 98 डोर्स ओपन कर दिए, और उन सब के पीछे ऑब्वियसली क्या है? गोट है। ठीक, क्लियर है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 दरवाजे थे, आपने डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया, मैंने डोर नंबर 97 और डोर नंबर 1 को छोड़ के बाकी सारे 98 डोर्स खोल दिए, उनके पीछे गोट है। अब आपको क्या लग रहा है, स्विच करने में फायदा है? तो मेरे ख्याल से अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ऑब्वियसली अब स्विच करने में काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि ओरिजिनली हमारे डोर नंबर 1 में कार होने के चांसेस 1/100 थे। डोर नंबर 1 में कार होने के चांसेस 1/100 थे, और बचे हुए डोर्स में कार होने के चांसेस, जो 99 डोर्स बचे थे, उनमें कार होने के चांसेस 99/100 थे। अब उसमें हमें पता चल गया कि 98 डोर्स में कार नहीं है, गोट है। तो जो डोर नंबर 97 जो हमने नहीं ओपन किया है, तो अब उसमें कार होने के चांसेस 99/100 है। तो इस गेम को खेलने के लिए हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कि हमें हमेशा अपनी चॉइस को स्विच कर लेना चाहिए। हम स्विच करेंगे तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अगेन ये प्रोबेबिलिटी है, जीतना तो ना जीतना तो भाई किस्मत की बात है। तो एक तो ये इंट्यूशन से हम लोग ने कि भाई हाँ यहाँ पे कार होने के चांसेस ज्यादा थे, यहाँ पे कार होने के चांसेस कम थे, उससे सोच लिया कि स्विच करने से ज्यादा फायदा है। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग प्रूव करेंगे कि हाँ स्विच करने से क्यों फायदा है, और उस प्रूफ के लिए हम लोग बेस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो अगर आपने बेस थ्योरम पढ़ रखी है तो बिल्कुल आप आगे का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने बेस थ्योरम नहीं देख अभी तक पढ़ी है तो आप यहाँ पे वीडियो को एग्जिट कर सकते हो, और मेरे ख्याल से सोल्यूशन क्लियर है। और अगर आप अपने भी कोई सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करो। तो चलो अब बेस थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो बेस थ्योरम जिन्होंने पढ़ रखी है उनको पता है कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, सो कॉल्ड फॉर्मूला। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि कंटेस्टेंट ने डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया है और होस्ट ने डोर नंबर 2 ओपन किया है, ठीक। तो अब हमें ये दिखाना है कि अगर हम डोर नंबर 3 पे स्विच करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। बाकी ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो इसमें एच क्या है? इसमें एच है हाइपोथेसिस, मतलब कि जो इनिशियली हमने सोचा था वो हमारा हाइपोथेसिस है। उसके बाद ई इज एविडेंस। एविडेंस क्या है? कि भाई डोर नंबर 2 के पीछे गोट है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई ई जो कि हमें निकालनी है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू, है ना, मतलब P ऑफ H बाई E का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू गिवन द एविडेंस, हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू गिवन द एविडेंस, गिवन द एविडेंस, पता होगा, है ना। और एक चीज आपको और दिख रही है E बाई H, तो दैट इज probability of evidence being true given the hypothesis, ठीक, उल्टा हो जाएगा, probability of evidence being true given the hypothesis। तो अब हम लोग के पास सिनारियो क्या है कि हमने डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया था, ये हमारी हाइपोथेसिस थी कि डोर नंबर 1 के पीछे कार है, दैट वाज आवर हाइपोथेसिस। एंड हमें एक नया एविडेंस क्या मिला है कि डोर नंबर 2 के पीछे गोट है या फिर डोर नंबर 2 के पीछे कार नहीं है। तो हमें देखना है कि अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो हमारी हाइपोथेसिस थी इस एविडेंस के बाद अपडेट होके क्या आएगी, क्या वो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/3 से बढ़ेगी या फिर 1/3 से घटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो P ऑफ H यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट कार इज इन डोर 1, ये तो 1/3 है, ऑब्वियस है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है कि डोर नंबर 2 के पीछे गोट है, हम जब इनिशियली जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे अकॉर्डिंग हर डोर के पीछे कार होने के प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब इसमें जो मेन चीज हमें कैलकुलेट करना है ये डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है। आपको पता होगा बेस थ्योरम में जो डिनोमिनेटर का टर्म आता है उसको टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, और उसी में से एक कंपोनेंट ऊपर जाता है, ठीक, जो हमारे फेवर में होगा, ठीक, यानी कि जो डोर नंबर 1 में कार को होने को सपोर्ट कर रहा होगा। तो देखिए अब एविडेंस क्या है कि डोर नंबर 2 के पीछे गोट है। अच्छा, बेस थ्योरम को यह भी बोला जाता है मैथमेटिक्स ऑफ अपडेटिंग बिलीफ। तो पहले हमारा बिलीफ क्या था कि डोर नंबर 1 के पीछे कार है, अब हमारा एक नया एविडेंस आएगा, तो क्या हमारा अब जो बिलीफ है वो अपडेट होगा कि नहीं होगा। तो देखो डोर नंबर 2 के पीछे कार, जो गोट है वो कैसे कैसे हो सकता है ना। डोर नंबर 2 के पीछे हम लोग ने लिखा है कि गोट है ना, डोर नंबर 2 एविडेंस है कि गोट है उसके पीछे, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि डोर 1 के पीछे प्राइस हो और मॉन्टी डोर नंबर 2 ओपन कर दे, तो हमें सोचना है इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और एविडेंस में दूसरी चीज क्या हो सकती है कि डोर नंबर 3 के पीछे प्राइस हो, तो मॉन्टी डोर नंबर 2 किस प्रोबेबिलिटी के साथ ओपन करेगा। तो अगर मैं अब पी ऑफ ई थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करूं तो देखो पहले वाले कंडीशन में क्या आएगा, डोर 1 में इनिशियली डोर 1 में प्राइस होने के चांसेस कितने थे, 1/3 थे। अच्छा, अब अगर सोचो, खुद सोचो तुम कि डोर नंबर 1 के पीछे कार है, तो मॉन्टी डोर नंबर 2 और डोर नंबर 3 दोनों में से कोई भी डोर ओपन कर सकता है ना, क्योंकि उसको केवल ऐसा डोर ओपन नहीं करना है जो आपने सेलेक्ट किया है, और ऐसा डोर सेलेक्ट या ओपन नहीं करना है जो आपने सेलेक्ट किया, या फिर ऐसा डोर नहीं ओपन करना जिसके पीछे कार हो, क्योंकि कार तो आपने जो डोर सेलेक्ट किया है उसके पीछे है, ठीक। तो इसका मतलब अब मॉन्टी के पास दो ऑप्शन है कि वो डोर नंबर 2 या डोर नंबर 3 में कोई भी ओपन कर दे, क्योंकि दोनों के पीछे गोट है। तो हमारे डोर नंबर 2 खुलने की प्रोबेबिलिटी वहां पर क्या हुई, 1/2। अच्छा, ये वाला एविडेंस हमारी थ्योरी को सपोर्ट करेगा, कि हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा कि जो कार है वो डोर नंबर 1 में है, ठीक। अब दूसरा देखें तो प्राइस इन डोर नंबर 3 है, तो डोर नंबर 3 में प्राइस होने के चांसेस कितने हैं, 1/3 है। अब ध्यान देना, डोर नंबर 1 आपने सेलेक्ट कर लिया तो मॉन्टी वो ओपन नहीं कर सकता, डोर नंबर 3 के पीछे कार है तो मॉन्टी वो भी ओपन नहीं कर सकता। अगेन ये सारी प्रोबेबिलिटीज हम जो कंटेस्टेंट है उसके रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारे ये प्रिडिक्शन लगा रहा है, क्योंकि मॉन्टी को तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो डोर नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है तो आपको पता है कि मॉन्टी वो नहीं ओपन करेगा, और अगर आपने ये सोचा है कि हाइपोथेसिस ये बनाई कि डोर नंबर 3 के पीछे कार है, तो फिर वो डोर नंबर 3 भी नहीं ओपन करेगा, यानी अब उसकी मजबूरी है कि उसको डोर नंबर 1 ही ओपन करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी इस चीज की कितनी होगी, 1। अब P ऑफ H बाई ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू गिवन द एविडेंस। हाइपोथेसिस क्या थी कि डोर नंबर 1 के पीछे कार है, तो देखो नीचे तो पूरा ये P ऑफ ई आ जाएगा,
और इसमें आपको देखना है कि कौन सा, इन दोनों में से कौन सा पार्ट जो है ये 1/6 हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला 1/3 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट है जो प्राइस इन डोर 1 को सपोर्ट कर रहा है, तो वो ये वाला है। तो ये वाला पार्ट कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस चीज को जरा कैलकुलेट करो। तो ये आ जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये कितना आ गया 1/3। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट car is behind door number 1 given the evidence that is door number 2 has got is 1/3। यानी कि जो एविडेंस आया गोट वाला, उसके बाद डोर नंबर 1 में कार होने के चांसेस कितने हैं, 1/3 हैं। ये किसके चांसेस आए, डोर नंबर 1 में। तो यानी कि डोर 3 में कार होने के चांसेस अब कितने होंगे, क्योंकि डोर 2 में तो हमें पता ही है कि कार नहीं है। तो डोर नंबर 1 में कार होने के चांसेस है 1/3, तो डोर नंबर 3 में कार होने के चांसेस कितने होंगे, 1 - 1/3 यानी कि 2/3। देखो, अगर आपको एविडेंस मिल गया है कि डोर नंबर 2 में, देखो इनिशियली अगेन क्या था, इनिशियली ये था कि डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3 के पीछे कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 थी। लेकिन इस एविडेंस के बाद कि डोर नंबर 2 के पीछे गोट है, डोर नंबर 3 में कार होने के चांसेस 2/3 हो गए, और डोर नंबर 1 में अभी भी कार होने के चांसेस कितने हैं, 1/3 हैं। तो अगर आपको ये बेस थ्योरम वाले पार्ट में कहीं भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू डिस्कस इन कमेंट सेक्शन, और ऐसे ही हम लोग और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।